अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? अच्छा, हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ना, जो डिस्कस कर रहे थे लाइक थायराइड के बारे में, पैराथायराइड के बारे में, इसके अलावा हमने जो रास सिस्टम डिस्कस कर किया था ना, उसको 2 मिनट देखें और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। ओके वेल, और काइंडली जल्दी से ना वो रास सिस्टम के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। और पैराथायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, T3 T4 के बारे में कैसे रिलीज होती है, कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, लाइक जिस तरह हमने लास्ट टाइम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसको रिव्यू कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ 5 मिनट में। वी विल बी बैक एट 10 और टू 10 PM। 5 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से उसको रिवाइंड कर लें काइंडली, स्पेशली राज सिस्टम के बारे में बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑल्सो यू विल बी फाइन। आज हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले आप लोगों को ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और आज सिस्टम दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा ये डिस्कस करें, रिवाइंड करें, और मैं 2 10 PM वापस आता हूँ, राइट।
Okay, well, so kindly let me know कि which hormone is required to initiate RAS system. कौन सा हार्मोन चाहिए होता है रास सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए? जल्दी बताएं बेटा. Which hormone is required to initiate RAS system? कौन सा हार्मोन चाहिए होता है रास सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए? रीनन और एंजियोटेंसिनोजन. रीनन और एंजियोटेंसिनोजन, जल्दी बताएं. रीनन चाहिए होता है या एंजियोटेंसिनोजन चाहिए होता है? रीनन चाहिए होता है. आर यू श्योर के रीनन चाहिए होता है? ओके वेल, बेटा रीनन चाहिए होता है क्योंकि जो एंजियोटेंसिनोजन है ना, काइंडली करेक्टेड, एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर और ये ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में मूव कर रही होती है. Angiotensin relieved from the hand. Who said? Angiotensin released from the lungs. Angiotensin released from the lungs. Are you okay? नहीं बेटा, बोथ नहीं चाहिए होते. रीनन एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर और ये हर टाइम ब्लड के अंदर फ्री फ्लॉट कर रही होती है, फ्रीली मूव कर रही होती है. जब तक रीनन नहीं रिलीज होएगा तब तक एंजियोटेंसिनोजन कोई रोल प्ले नहीं करेगी. तो एंजियोटेंसिनोजन, सॉरी, जब रीनन रिलीज होएगा ना, रीनन की बात कर रहा हूँ, जब रीनन रिलीज होएगा दैट विल जॉइन विद द एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन, देन इट विल कन्वर्ट इनटू रीनन एंजियोटेंसिन 1. ओके, एसी बेटा रिलीज होता है लंग से डेफिनेटली. किसी ने मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने ये लिखा है वेरी बैडली कि एंजियोटेंसिन रिलीज फ्रॉम द लंग्स, है ना? तो काइंडली करेक्टेड कि एंजियोटेंसिनोजन जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये आ रहा होता है लंग से, एसी लंग से आ रहा होता है. वेल, ओके, इसके अलावा कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? डेफिनेटली बेटा रीनन इनिशिएट करता है. वेरी गुड, ठीक है. अच्छा, आप ये बता दें कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से स्टिमुलेटर्स हैं दैट विल स्टिमुलेट द रास सिस्टम. रास सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, कब कब रास सिस्टम एक्टिवेट होएगा, ये बता दें. रास सिस्टम, बाकी लोग कहाँ पे हैं? ओके, लो रीनल ब्लड फ्लो बेटा ये श्योर होगा. ठीक है. इसके अलावा इसके अलावा बेटा ओके. रीनल ब्लड फ्लो रिड्यूस होएगा, ब्लड सोडियम लेवल फॉल करेगा. इसके अलावा बेटा बीपी इंक्रीज होगा तो रीनन एक्टिवेट हो जाएगा. बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से रास सिस्टम इनहिबिट हो जाता है, लेकिन जब बीपी इंक्रीज होएगा तो एएनपी रिलीज होना शुरू हो जाएगा. एएनपी कहाँ से रिलीज होता है? ओके, हार्ट से रिलीज हो रहा होता है, कार्डियोमायोसाइट से रिलीज होता है.
बीपी बेटा लो होगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट है, हाइपोवोलीमिया है, ये हाइपो या वॉल्यूम डेफिसिट्स हैं, ये सारे जो लेवल्स हैं ये रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और एट द एंड आप ये बता दें कि जैसे ही एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, तो एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, क्या है? एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड, कार्डियोमायोसाइट से। वेरी वेल। ठीक है, अब ये बता दें कि जो एल्डोस्टेरोन है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है? जल्दी सोचें। ओके, वेल वेल वेल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, व्हाई इट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? ओके, गुड। ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं कि ये दैट इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देन व्हाई इट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स? बेटा ये मिनरल्स की होम्योस्टेसिस करवा रहा होता है, लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अलावा वाटर का लेवल हो गया, तो ये मेनली इसकी होम्योस्टेसिस करवा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ओके, गुड। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कैल्सीटोनिन के ऊपर। कैल्सीटोनिन क्या करता है बेटा? व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्सीटोनिन इन आवर बॉडी? ओके, वेल बेटा, वेरी गुड, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड। ओके, आप लोग पढ़ने लग गए हैं। फीलिंग इटर्नली हैप्पी। क्या आप लोगों को बहुत सी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं? एंड आई वॉज मच वरीड अबाउट यू, अबाउट योर क्लास। मुझे ये लग रहा था कि हमारा ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा और हमें दोबारा ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, लेकिन होप्स हो कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का पता चल चुका है। ओके, कैल्सीटोनिन होम्योस्टेसिस करवाता है कैल्शियम की। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा कैल्शियम लेवल को नॉर्मलाइज करता है। इसके अलावा बस ये एक ही काम करता है कैल्सीटोनिन, कि कैल्सीटोनिन कोई और काम भी कर सकता है? अच्छा, ये बैलेंस कैसे करता है? एनी आइडिया? होम्योस्टेसिस कैसे करवाता है? हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, वन वाज कैल्सीटोनिन, अदर वाज पैराथायरॉन हार्मोन। ये दोनों आपस में मिलके कैसे करते हैं? किसी को पता है? जल्दी बताएं, उसके बाद मैंने कार्टिसोल के बारे में पूछना है कि कार्टिसोल कैसे रिलीज होता है, एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कार्टिसोल एज वेल। आज हमने ये भी पढ़ना है कि ब्लड ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस कैसे होती है, इंसुलिन ग्रुप का कौन का रोल पढ़ना है। ओके, वेल, जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा डेफिनेटली रिलीज होना शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, अपोजिट काम कर रहा होता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। एंटागोनिस्ट है कैल्शियम कैल्सीटोनिन का। वेरी गुड, एंटागोनिस्ट है, वेरी गुड। ओके, ये कैसे एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं? एनी आइडिया? ओके बेटा, एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, पैराथायराइड हार्मोन जो है पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। पैराथार्मोन तो ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन फास्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है। ओके, वेरी गुड। कैल्सीटोनिन रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम की रिलीज करवाता है। वेरी गुड, ठीक है।
ये एब्जॉर्प्शन करवाता है, रिलीज करवाता है, और ये ओके वेल बेटा एग्जैक्टली और राइट। ठीक है, अगर सपोज हाइपोकैल्सीमिया हो गया, व्हाट इज हाइपोकैल्सीमिया? कैल्शियम का लेवल कम हो गया है, सपोज कर लेते हैं कैल्शियम का लेवल कम होएगा, दैट विल स्टिमुलेट विच हार्मोन, विच ग्लैंड? वेरी गुड बेटा, पैराथार्मोन बोन से कैल्शियम लेकर ब्लड में लेवल नॉर्मलाइज करता है या इंक्रीज करवाता है। वेरी गुड, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, अगेन अगेन सोचिएगा, सुनिएगा, मैंने कहा क्या है। मैंने ये कहा है कि इफ देयर इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल अगर रिड्यूस हो गया है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, देन इट विल स्टिमुलेट विच ग्लैंड? वेरी गुड, पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथार्मोन। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड बेटा। तो उसके रिजल्ट में बेटा क्या होगा? अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया है तो पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज होएगा, देन ये क्या करेगा? ओके, जिस तरह आप बता रहे थे कि इंटेस्टाइन से लेगा, बोन से लेगा, कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज करेगा। इंटेस्टाइन से भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, है ना? हमने ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस किया कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा देता है, कैल्शियम और फास्फेट आयंस रिलीज होकर ब्लड के अंदर आने लग जाते हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि फूड से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन, जीआईटी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है। ओके वेल, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में एग्जैक्टली डिस्कस की थी। वेरी गुड बेटा, इसका मतलब है आप लोगों ने पढ़ा है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ओके एग्जैक्टली बेटा, कैल्शियम पैराथायरमोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल। ओके वेल, एग्जैक्टली बेटा। तो आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज रिलेटेड टू इंसुलिन और ग्लूकागॉन। एक तो हमने ये डिस्कस करना है, इसके अलावा हमने ये जो लास्ट रह गया था हमारे पास, अच्छा कार्टिसोल कैसे रिलीज होता है? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कार्टिसोल कैसे रिलीज होता है? क्या कह रहे हैं सर? वो खाते हैं, उसको दोबारा कॉल कर दो, एक सर और ले आओ। चने ले आ, चने, चने के साथ और दो रोटी 3 रोटी एक साथ। एग्जैक्टली बेटा, टेबल स्ट्रेसर वाला भी करना है। वाकई मैं भी ये सोच रहा था कि हमारा रहता क्या क्या था। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हम बात कर रहे थे कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, बस ये बताएं बेटा। उसके बाद आपको टेबल करवाते हैं, उसके बाद हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। रास सिस्टम डेफिनेटली आपको आ गया है, कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, रास सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, और एल्डोस्टेरोन को मिलेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, कॉर्टिसोल को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको पता चल गया है। वेरी गुड। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो पहले ये बताया ना कि आप काइंडली कि कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है। अड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। वो क्या कह रहे हैं? लग नहीं मुमताज, उसको थोड़ी करना था यार। हाइपोथैलेमस सीआरएफ या सीआरएच, इंटीरियर पिट्यूटरी, एसीटीएच, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। वेरी गुड, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके अलावा आज हम डिस्कस कर लेते हैं, चलें हम स्ट्रेस रिस्पांस टू स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कॉर्टिसोल का पता चल गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का पता चल गया, तो मेरा ख्याल है ये टेबल आप लोगों के लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इस टेबल की हम बात कर रहे थे।
अब ये देखिएगा कि आप लोगों को इसमें कौन क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर कोई स्ट्रेस की कंडीशन हुई है, स्ट्रेस की कोई भी कंडीशन हुई है जिसमें हमने कहा था कि कार्टिसोल रिलीज हो रहा होता है। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं दैट आर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था कि ये क्या करवाते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक वेजो डायलेशन करवा देता है। अब अगर स्ट्रेस का एलिमेंट हो गया है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो गई है तो उन कंडीशन में क्या क्या रिलीज होएगा। ओके, हैपोकैल्सीमिया हो गया है। ओके, सीआरएच। ओके बेटा, अगर हैपोकैल्सीमिया हो गया है तो उसके रिजल्ट में तो कार्टिसोल रिलीज होएगा। अच्छा चलें टेबल को देख लेते हैं बेटा। बेटा पहली जो चीज़ है कि मैंने उस दिन आपको कहा था कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें ओके लॉन्ग टर्म में कार्टिसोल रिलीज होता है, वेरी गुड, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, रैपिड चेंजेस को कंट्रोल करता है, और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस टेबल के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है। देखिएगा अगर स्ट्रेस है, हाइपोथैलेमस ने क्या करना है, एट द सेम टाइम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करना है, एट द सेम टाइम आपके एंडोक्राइन सिस्टम को भी एक्टिवेट करना है। ओके वेल, ठीक है। अब अगर स्ट्रेस हो गई है, स्ट्रेस होने के रिजल्ट में हमने कहा था कि सीआरएच रिलीज होता है, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी। और इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है कि एसीटीएच रिलीज होता है, एसीटीएच एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इन लास्ट क्लास कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहे होते हैं। अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है दैट इज एल्डोस्ट्रोन। अब एल्डोस्ट्रोन क्या करेगा, सोडियम या वाटर की रिटेंशन करवाना शुरू कर देगा, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाएगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाएगा। वन थिंग इज क्लियर, वन साइड इज क्लियर, अदर वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आप लोगों ने ही बताया कि कार्टिसोल आता है, डेफिनेटली कार्टिसोल आता है। अब कार्टिसोल कब रिलीज होएगा, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल कम होएगा तो ये क्या करवाएगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मलाइज करवाने की कोशिश करेगा, फैट और प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा, और जो बेरिंग कैपेसिटी है स्ट्रेस की उसको इंक्रीज करवा देगा। लेकिन एक हार्मफुल इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है। तो ये लॉन्ग टर्म रिस्पांस में रिलीज हो रहा होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म रिस्पांस। अब शॉर्ट टर्म रिस्पांस के अंदर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा कि हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो जाती है। अब सिंपैथेटिक डिवीजन जैसे ही एक्टिवेट होती है तो इसके रिजल्ट में कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। अब ये जो कैटेकोलामाइंस बेटा रिलीज होते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडुल्ला से रिलीज हो रहे होते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर आपको शायद याद हो तो हमने ये कहा था कि एड्रीनल मेडुल्ला से क्रेमाफिन सेल्स होते हैं जो कि एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन को रिलीज कर रहे होते हैं। अब जैसे ही एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन रिलीज होंगे और यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एड्रीनल मेडुल्ला है दैट इज कनेक्टेड विद द सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक डिवीजन के साथ कनेक्ट होने की वजह से ये एड्रीनल मेडुल्ला से एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन को रिलीज करता है। जैसे ही एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन रिलीज होंगे दैट विल एक्ट ऑन द हार्ट और हार्ट का रेट इंक्रीज कर देते हैं। वन थिंग, हार्ट रेट इंक्रीज होएगा। दूसरी कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, डाइजेस्टिव एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल शुरू होना शुरू हो जाएगा,
और जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो डायलेट करना शुरू कर देंगे। ये सारी कंडीशन सेम टाइम पे होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जो सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये रैपिडली फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट होने के बाद कंट्रोल कर रही होती है। गॉट इट। अब दूसरा लॉन्ग टर्म रिस्पांस में क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिस्पांस के अंदर आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है। एंडोक्राइन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, विद द हेल्प ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है। इस टेबल के अंदर अगर किसी को समझ नहीं आई तो लेट मी नो। इसको टेबल को एक दफ़ा अगेन देखिएगा और आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। जल्दी से 2 मिनट है आप लोगों के पास, इस टेबल को देख लें। इस टेबल में मुश्किल क्या लग रहा है आपको? ओके, वन क्वेश्चन इज दैट कि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो जब कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। बेटा स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता लेकिन बेयरिंग कैपेसिटी ज़रूर बढ़ जाती है। स्ट्रेस को बेयर करने की एबिलिटी बढ़ा देता है कॉर्टिसोल, और साथ में ग्लूकोज के नए मालिक्यूल्स बनाता है ताकि ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज ना हो जाए। आज ओके बेटा, मैंने ये कहा कि स्ट्रेस इंक्रीज होगा। कैसे होगा? टेबल को रिपीट कर देता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेस कैसे इंक्रीज हो गया? बेटा स्ट्रेस है क्या चीज? बेटा कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, एनी डिजास्टर कंडीशन लीडिंग टू स्ट्रेस। कोई अननोन काज हो सकती है, नोन काज हो सकती है। आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस हो सकती है। तो आप किसी से, जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसके सामने जाएंगे, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। सिंपल इज दैट। ओके बेटा, टेबल को रिपीट करना है। आपने इस टेबल को देखा है एक दफ़ा? अगर आपने मेरे बाकी लेक्चर लिए हैं तो टेबल को अगर देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन मैं बेटा रिपीट कर देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये कहा था कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लोली और प्रोग्रेसिवली कंट्रोल कर रहा होता है, और आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये रैपिडली कंट्रोल कर रहा होता है, रैपिडली होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम स्लोली और प्रोग्रेसिवली मेंटेन कर रहा होता है। अब जैसे ही कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, चाहे वो फीवर की कंडीशन हो, चाहे वो इन्फेक्शन की कंडीशन हो, चाहे वट एवर द कंडीशन इज दैट, इमोशनल सिचुएशंस हो, कोई डिजीज प्रोसेस चल रहा हो, कोई फास्टिंग कंडीशन हो। ओके अच्छा, मेरे सामने आके बेटा डेफिनेटली स्ट्रेस होती है तो उसके रिजल्ट में आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता होगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी एक्टिवेट होता है बेटा। अच्छा ओके ठीक है। कोई एक्सरसाइज बेटा हो सकती है, तो मल्टीपल स्ट्रेसर्स होते हैं दैट ट्रिगर योर लेवल ऑफ स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस होएगी तो आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये शॉर्ट टर्म रिस्पांस, फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देगा, और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये लॉन्ग टर्म रिस्पांस को एक्टिवेट करेगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो सिंपैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा, सिंपैथेटिक सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा, सिंपैथेटिक डिवीजन को एक्टिवेट कर देगा। सिंपैथेटिक डिवीजन हमने ये कहा था कि एड्रिनल मेडुल्ला के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप एड्रिनल मेडुल्ला से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बेटा रिलीज होते हैं, जैसे ये रिलीज होंगे तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। आप एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं डर जाते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। आप रात को सोए हुए हैं, आपने ख्वाब देखा है और ख्वाब वाज फ्राइटनिंग, आप डरे हैं, डरने के रिजल्ट में आपका हार्ट रेट बढ़ गया है। जब हार्ट रेट बढ़ रहा होता है तो उसके रिजल्ट में उसका मतलब क्या होता है कि आपकी सिंपैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो चुकी है और उसने आपका हार्ट रेट बढ़ा दिया है। उसके साथ कुछ आवर्स के लिए, कुछ टाइम्स के लिए, मिनिमम टाइम्स के लिए अगर ब्लड प्रेशर लो हुआ तो वो इंक्रीज होएगा। इसके अलावा
आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपकी जो जीआईटी मोटिलिटी है डिक्रीज हो चुकी होती है। अच्छा, दो तरह की कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, कुछ लोगों को स्ट्रेस के अंदर भूख ही नहीं लगती और कुछ को इंक्रीज हंगर होती है, इवन के हंगर पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ये है कि अगर सिंपैथेटिक डोमेन की एक्टिवेट हो गई है तो उसने जीआईटी मोटिलिटी को कम कर देती है। जब जीआईटी मोटिलिटी कम होएगी और साथ में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहेगा तो उसका जो पेन, उसका जो एपिटाइट है वो डिक्रीज हो चुकी होगी। लेकिन इन एक्सेप्शनल केसेस जिनके अंदर सिंपैथेटिक डिवीजन पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सिंपैथेटिक डिवीजन को ओवरकम कर लेती है तो उसके रिजल्ट में जीआईटी मोटिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को स्ट्रेस में डायरिया होना शुरू हो जाता है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। गॉट इट बेटा? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का बेटा एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है। ओके, स्ट्रेस में बेटा डिपेंड कर रहा होता है कि आप भूख इंक्रीज भी हो सकती है, समटाइम्स भूख नहीं भी लगती। ओके, दूसरी कंडीशन बेटा इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होएगा। एसीटीएच जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एड्रीनलिन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं। अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये मिनरल्स की होम्योस्टेसिस करवाते हैं, जिसके अंदर साल्ट और वाटर है, साल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाते हैं और उसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, या जब डिक्रीज होता है तो उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं या होम्योस्टेसिस कर रहे होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर बेटा कॉर्टिसोल आता है और इसका एक ड्रॉबैक ये है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को और इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, डिक्रीज कर देता है। या कॉर्टिसोल ले रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन्स ले रहे हैं या कॉर्टिसोन ले रहे हैं, तो ये इम्यून सिस्टम सप्रेसर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं लेकिन इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, लिपोलाइसिस करवाता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये होता है कि ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल बना रहा होता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। बेटा कैटाकोलामाइंस जिनके अंदर एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन या एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन आता है, ठीक है। कैटाकोलामाइंस CATACHOLAMINES कैटाकोलामाइंस। ओके, द टेबल इज क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी? पैंक्रियाटिक आइलेट्स की। क्लियर है? वेल, वेरी गुड। अगर क्लियर है तो वेरी गुड, ठीक है। ओके, गुड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? पैंक्रियाटिक आइलेट्स की। पैंक्रियाटिक आइलेट्स की बात करते हैं। ठीक है, पेंक्रियास बेटा, पेंक्रियाटिक आइलेट्स की अगर हम बात करें ना तो आपका जो पेंक्रियास है ना, इसके अंदर दो तरह से सेल प्रेजेंट होती हैं। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये मैं एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन देता हूँ, एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि आपका जो पेंक्रियाज है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इज दैट कि अगर हम पेंक्रियाज की बात करें तो ये मेनली दो टिश्यू से कंपोज हुआ होता है, कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। वन इज एसिनाई, अदर वन इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो एसिनाई होते हैं बेटा, ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये डायरेक्टली ड्यूडिनम के अंदर ड्रेन हो रहे होते हैं। अल्फा और बीटा की बेटा बात करते हैं। जो अल्फा और बीटा आप हैं ये इनकी भी बात कर लेते हैं। अल्फा और बीटा सेल की बात करते हैं, डेफिनेटली अल्फा और बीटा सेल की बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका पेंक्रियाज है ये दो तरह के टिश्यू से बना हुआ होता है। ये कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, वन इज एसिनाई एंड अदर वन इज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो एसिनाई है बेटा, ये गैस्ट्रिक जूसेस की सेक्रेशन देते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस डायरेक्टली ड्रेन हो रहे होते हैं इनटू द
ओके, अब ये जो गैस्ट्रिक यूसेज हैं ये डायरेक्टली जा रहे होते हैं ड्यूodenum के अंदर। अब जो दूसरे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। बेटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाता है। अब दो चीज़ें आपको बताई हैं, दो चीज़ें बेटा बताई हैं। दो चीज़ों में क्या है, मैंने ये बताया है कि जो पेंक्रियाज है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। उस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, वन इज एसिनाई। एसिनाई क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस की सेक्रेशन देते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस डायरेक्टली जाता है ड्यूodenum के अंदर। बेटा ये बता रहा हूँ ना, ये लिख लीजिएगा। ओके, अब जो दूसरे होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को सेक्रेट करते हैं और इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं। ओके, अब बेटा एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, जो पेंक्रियाज आपका है ना ये 1 to 2 मिलियन सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 1 to 2 मिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन द पेंक्रियाज। ओके, अब ये जो 1 to 2 मिलियंस होते हैं ये होते क्या है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। और इनका अगर डायमीटर की बात करें तो जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है इनका जो डायमीटर है ये 0.3 मिलीमीटर है। 0.3 mm है, 0.3 मिलीमीटर है। ओके, तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बेटा 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इवन कि कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि वहाँ पे 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेनली हम ये ले रहे होते हैं एसिनाई बेटा, ACINI, एसिनाई, ACINI, एसिनाई। बेटा एसिनाई जो होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस की सेक्रेशन देते हैं और गैस्ट्रिक जूसेस डायरेक्ट जीआईटी के अंदर जा रहे होते हैं। दूसरा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 to 2 मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अगर हम डायमीटर की बात करें तो इनका जो डायमीटर होता है बेटा 0.3 मिलीमीटर होता है। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है ना, इनके अंदर बेटा 3 तरह के मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो कि अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं और डेल्टा होते हैं। और 4 टाइप्स एक और अदर टाइप्स होती है, जिनको पीपी सेल्स कहा जाता है, लेकिन इनका फंक्शन अननोन है। इसलिए बेटा 0.3 mm, 0.3 मिलीमीटर डायमीटर में होते हैं। ओके, अगेन बेटा बता रहा हूँ कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स होते हैं इनके अंदर भी 3 टाइप्स के सेल्स पड़े होते हैं और 3 टाइप्स के अंदर सेल्स के अंदर अल्फा होता है, बीटा होता है और तीसरा डेल्टा होता है। और चौथी एक टाइप्स भी होती है जिसको पीपी सेल्स कहते हैं, लेकिन पीपी सेल्स का फंक्शन अननोन है। ओके, तो बेटा जो अल्फा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स 60% ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब मैंने टोटल आपको बताया 1 to 2 मिलियन। अब अगर हम 1 to 2 मिलियन का 60% लिया जाए तो दैट आर बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स सिक्रीट क्या कर रहे होते हैं, इंसुलिन और अमाइलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। इंसुलिन और अमाइलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। ओके, बेटा जो बीटा सेल्स होते हैं ये 60% ऑफ ऑल द सेल्स होते हैं और ये मिडल में प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मिडल में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, इंसुलिन और अमाइलिन सिक्रीट करते हैं। और जो बीटा सेल्स होते हैं ये ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहे होते हैं और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। बेटा 3 तरह के सेल्स मैंने बताए हैं। अमाइलिन, एग्जैक्टली बेटा, AMYLIN, AMYLIN, अमाइलिन बेटा। ओके बेटा ये पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट कर रहे होते हैं, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीशन दे रहे होते हैं, इसलिए इनको पीपी सेल्स कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इनकी जो सिक्रीशन होती है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होती है, इसलिए इनको पीपी सेल कहा जाता है। ओके, अगेन बता रहा हूँ बेटा कि जो बीटा सेल्स होते हैं ये मिडल में प्रेजेंट होते हैं, 60% ऑफ ऑल द सेल्स होते हैं और सिक्रीट क्या कर रहे होते हैं, इंसुलिन और अमाइलिन सिक्रीट कर रहे होते हैं। बेटा जो अल्फा सेल्स होते हैं ये 25% ऑफ ऑल द सेल्स होते हैं और ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और रिमेनिंग जो 10% होते हैं दैट आर डेल्टा सेल्स और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। बेटा 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, 3 चीज़ें आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल मैंने 1 to
2 मिलियंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहन सेल के बारे में बताया है। देन उनके डायमीटर बताया है जो कि 0.3 मिलीमीटर इन डायमीटर होते हैं। मिड में बीटा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और 60% ऑफ ऑल द सेल्स होते हैं और ये इंसुलिन और अमाइलिन को सिक्रीट करते हैं। 25% अल्फा सेल्स होते हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को सिक्रीट करते हैं और जो 10% होते हैं 10% डेल्टा सेल्स होते हैं और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और 4 टाइप्स एक अदर 4 टाइप्स प्रेजेंट होती है। ये जो 4 टाइप्स होती है बेटा ये पीपी सेल्स होते हैं लेकिन ये काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड उसको कहा जाता है, इसलिए इनका जो नाम है ये पीपी सेल्स हैं। तो ये इनकी डिवीजन है, ये इनकी डिवीजन याद रखिएगा। उसके बाद हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए बेटा काफ़ी है आप लोगों का। आप आज लोग के लिए हमने अटेंडेंस लगवा लीजिएगा अपनी। रिस्पांस टू स्ट्रेस डिस्कस किया है और इंसुलिन और पेंक्रियाटिक आइलेट्स के बारे में डिस्कस किया है, पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस किया है, पेंक्रियाज के बारे में जिसमें हमने अल्फा और बीटा सेल्स के बारे में डिस्कस किया है, पीपी सेल के बारे में डिस्कस किया है। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर यू। और नेक्स्ट क्लास में हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन का क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो डिस्कस करेंगे। इंसुलिन कब रिलीज होती है, ग्लूकागॉन कब रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। हैप्पी एंडिंग। ओके ओके, कोई क्वेश्चन हो तो बेटा यू कैन आस्क मी।